हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में बेटे हमने ये सारे सिंबल्स किए थे। हाँ मामा जी। बेटे लास्ट क्लास में हमने ये सारे सिंबल किए थे, इलेक्ट्रिक सेल के, बैटरी के, वायर जॉइंट के, कनेक्टिंग वायर के। उसके बाद की का किया था हमने, स्विच क्लोज ओपन दोनों किए थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हमने क्या किया था? नीड फॉर इलेक्ट्रिक सिंबल्स किया था हमने। फिर हमने सर्किट डायग्राम हाँ मैंने कराए थे आपको ये। उसके बाद हमने ओम्स लॉ किया था, ओम्स लॉ का डायग्राम कराया था। फिर हमारे पास ये जितने भी रिजल्ट्स ओम्स लॉ से वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस किया था, रेजिस्टेंस में एसआई यूनिट की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो हमने लास्ट क्लास में बेटे इतनी सारी चीजें कर ली थी, ध्यान है आपको? हाँ मामा जी। अब हम बात करते हैं बेटे ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ओम्स लॉ क्या था कि बेटे कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट को होता है, नहीं होता है? हाँ तो जो बेटे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स हम उनको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। और इनका ग्राफ जैसे ये लाइन है वैसे ही हमारा ये ग्राफ। क्लियर? इसको रीड करो। Ohmic conductors which obey Ohm's law, that is, V is directly proportional to I, are called ohmic conductors. Example: silver. V VI graph for ohmic conductor is same as above. अब देखिए बेटे हमारे पास एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक में। वो एक्टिविटी हम लोगों को पढ़नी होती है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ठीक है? ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्टिविटी में क्या करना है बेटे? बेसिकली हमको जैसे बेटे हर एक्टिविटी में होता है कि हमें मटेरियल चाहिए होते हैं। क्या क्या मटेरियल चाहिए? तो बेटे हमको एक नाइक्रोम वायर चाहिए होता है। नाइक्रोम वायर क्या होता है बेटे? एलॉय का बना हुआ होता है। ये वायर जो हमारे पास हीटर वगैरह में यूज करते हैं बेटे हम, हाँ तो ये वो वाला वायर होता है नाइक्रोम वायर। एक अलग से वायर वो लेते हैं बेटे। एक एमीटर लेते हैं, एमीटर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एक वोल्ट मीटर लेते हैं। 4 सेल लेते हैं 1.5 वोल्ट के। बैटरी लेंगे या रियस्ट, या फिर मान लीजिए सेल ना मिले तो बैटरी ले लेते हैं। यदि बैटरी लेंगे तो रियोस्टेट लेंगे, सेल लेंगे तो रियोस्टेट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ? हाँ अब देखिए क्या करना है बेटे हमें। सबसे पहले जैसे डायग्राम में बेटे दिया हुआ है, हमें इस तरीके से इसको सेटअप करना है हमको। जैसे बेटे हमने क्या किया बेटे, इसको एमीटर को, वोल्ट मीटर को, की को सब हमने कनेक्ट कर लिया। और मैं वोल्ट मीटर को क्या करना है हमको? रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमें कनेक्ट करना। बात समझ में आ गई? हाँ अब आप ये जिगजैग लाइन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटे? पहले ये एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ एक सेल के साथ करेंगे। समझ में आया? हाँ फिर ये एक्सपेरिमेंट 2 सेल के साथ करेंगे तो हमारा कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। फिर हम कनेक्शन 3 सेल के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम कनेक्शन 4 सेल के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब क्या है? पहले हमको एक सेल के साथ रीडिंग लेनी है, फिर हमको 2 सेल के साथ रीडिंग लेनी है, फिर हमको 3 सेल के साथ रीडिंग लेनी है, फिर हमको 4 सेल के साथ रीडिंग लेनी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। देखिए एक सेल 1 सेल लेते हैं बेटे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होगा। 2 सेल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 सेल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट। और 4 सेल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 6 वोल्ट। जैसे क्योंकि एक बैटरी क्या है हमारे पास? 1.5 वोल्ट का हर सेल है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। तो इसी के हिसाब से क्या होगी बेटे? हमारी करंट भी चेंज होगी। तो 1.5 में कितनी करंट आ रही है वो नोट कर लेंगे, 2 सेल्स के साथ में कितनी आ रही है वो करंट नोट कर लेंगे, 3 के साथ में कितनी करंट आ रही है वो नोट कर लेंगे, 4 के साथ में कितनी करंट आ रही है उसको नोट कर लेंगे। मतलब क्या है? हमको बेटे हर सेल के साथ में करंट नोट करते जाना है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी वो नोट करेंगे, यहाँ पर एमीटर की वैल्यू आ जाएगी वो नोट करेंगे, और एक टेबल हम क्रिएट कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया ना? हाँ मामा जी। या
यदि ऐसा नहीं कर, और मान लीजिए सेल, इसके बाद क्या करना है बेटे, हमको यहाँ पर जैसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी वैल्यूज हमको क्या करनी है, ये नोट कर लेनी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद क्या करना है बेटे, जो यहाँ वैल्यू आई बी और जो यहाँ आई उसको यहाँ में लिख लेना है, उसको यहाँ लिख लेना है, इसको यहाँ लिख लेना है, इसको यहाँ लिख लेना है। तो कभी कभी क्या होगा बेटे, पूरे एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो आर की वैल्यू हो सकता है हर एक में सेम ना आए, वैसे तो आर की वैल्यू हर एक में सेम आनी चाहिए क्योंकि वायर हमारा क्या है, ये सेम है। हो सकता है वायर आर की वैल्यू हर एक में सेम ना आए, तो हम क्या करेंगे बेटे, इनका एवरेज मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज। क्लियर हुआ बेटे? एवरेज मीन निकाल लेंगे। और ध्यान रखना बेटे, वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटे कहीं 10 आ रहा है तो कहीं 4 आ रहा है, ऐसा वेरिएशन नहीं चलेगा। 10, 9.5 या 10.5 मतलब प्लस माइनस 0.5 का वेरिएशन चलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीका है इसको करने का, इस एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा तरीका क्या है इसको एक्सपेरिमेंट करने का, कि हम क्या करते हैं, पूरी एक बैटरी ले लेंगे, जो भी हमें बैटरी चाहिए। अब चूंकि बैटरी हमने क्या ली है बेटे, फिक्स बैटरी ली है, तो क्या है कि हमें करंट कैसे चेंज करें, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, रियोस्टेट लेते हैं। क्या लेते हैं हम? रियोस्टेट, या जिसको मैंने आपको क्या नाम बताया था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ मामा जी। अब हमें क्या करना है बेटे, वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम पहले इसको एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाएंगे जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जैसी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो इस सर्किट में क्या होगी, करंट एकदम से कम हो जाएगी। और जैसे यहाँ करंट कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की फाइनल वैल्यू भी इस वायर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। क्लियर? फिर हम स्लाइडर को मान लीजिए पहले यहाँ रखा, फिर हम यहाँ रखेंगे। तो स्लाइडर की पोजीशन हमने चेंज की। जब स्लाइडर की पोजीशन चेंज करेंगे तो बेटे करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए स्लाइडर की पोजीशन यहाँ रखी, तो ये फिर दोबारा से करंट और वोल्टमीटर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। फिर लास्ट में यहाँ रखी तो और चेंज। इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटे, 5 to 6 रीडिंग हम इसमें ले लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब जैसे उसमें टेबल बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग हर एक के साथ में हम इसको लिख लेंगे। और लिखने के बाद बेटे यहाँ पर रेशियो बी अपॉन आई का हर एक केस में निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि बेटे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में थोड़े थोड़े वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए। तो हम दोनों तरीकों से बेटे इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब बेटे जब हमारे पास बी और आई की वैल्यूज आ जाएंगी, ये जो मैंने आपको जो बी और आई की जो वैल्यूज दिखाई बेटे, यहाँ पर बी की और आई की वैल्यू दिखाई, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ क्रिएट करना है हमको। ये हमें एक्स एक्सिस पर हमें आई की वैल्यू लेनी है और वाई एक्सिस पर हमें बी की वैल्यू, या मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पर बी और यहाँ भी आई ले सकते हैं हम। बात समझ में आया? हाँ। यहाँ पर आई यहाँ पर बी ले रहे हैं, तो इस केस में इसका क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। बात समझ में आया? हाँ मामा जी। इस केस में यदि हम यहाँ पर मान लीजिए ये निकालते हैं, तो इस केस में जो स्लोप निकालेंगे क्या होगा, वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाए। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटे, ये हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब एक चीज ध्यान रखना बेटे, इस एक्सपेरिमेंट में हमको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखने होते हैं, ये देखिए बेटे, ये जो की है, ये जो की देख रहे हो यहाँ पर, ये हाँ। इस की को लगाते ही, रीडिंग लेते ही तुरंत निकाल लेना है। ये नहीं की के लगा के रखेंगे, आराम आराम से रीडिंग लेंगे। जैसी बेटे रीडिंग स्टेबल हो जाएगी, विद इन फ्यू सेकंड तुरंत रीडिंग ले लेनी है हमको। हमने मान लो की लगा के छोड़ दी तो क्या होगा बेसिकली बेटे, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करती रहेगी। क्लियर? जब कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करती रहेगी तो क्या होगा, ये हमारा रजिस्टर क्या होगा, हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हॉट। हॉट। और हॉट होने की वजह से क्या होगा, वायर का जो टेम्परेचर है
वो हमारा बदल जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि ओम्स लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करता है। इसलिए क्या करना है हमको, रीडिंग लेने के तुरंत साथ ही हमको ये पहले की बाहर निकाल लेनी है, जिससे हम की निकालने के बाद ही हम ये इसकी वैल्यू, इसकी हम स्लाइडिंग को हम मूव करें। क्लियर? की बाहर निकालने से क्या होगा बेटे, हीट जनरेट नहीं होगी तो हॉट नहीं होगा, हॉट नहीं होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो हम सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है इस एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। पढ़िए। Experiment activity to verify Ohm's law. Material required: nichrome wire, an ammeter, a voltmeter, and 4 cells of 1.5 volt each, or a battery and rheostat. Procedure: first way. First, set up the circuit as shown in diagram. Second, first use only one cell as the source and note the reading in ammeter and voltmeter and tabulate the reading in table. Third, now connect two cells one after another in the series and note the readings of ammeter and voltmeter again. Connect 3 cells in series and note the readings. Connect 4 cells in series and note the readings. Procedure second way. A. Insert the plug in key K. Slide the rheostat to the extreme right such that the current passing through the resistance wire is reached. Note the readings of ammeter and voltmeter. Now slide the rheostat connect to the extreme left and note the value of an electric current again. Note the readings of ammeter and voltmeter. These two values of current and PD give the extreme readings between which 8 more observations uniform spaces are to be taken. Adjust the rheostat so that a small current flows through the circuit. Record the readings of ammeter and voltmeter. Shift the rheostat contact to increase the current and take the readings again. Take similarly 5 more observations every time, increasing the current through the resistance. बात समझ में आ गई बेटे आपको? फिर ये क्या बनानी है, हमको टेबल क्रिएट करनी है। पहली वाली टेबल जैसे ऊपर वाले के पहले वाले मेथड के लिए, दूसरी वाली टेबल दूसरे वाले मेथड के लिए। क्लियर? फिर ये उससे में ग्राफ बना लेना है। बात समझ में आ गई बेटे? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं? हाँ मामा जी। अब बेटे अभी तक देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर एंड हमने इंसुलेटर पढ़े थे नहीं? कि जिसके थ्रू करंट पास हो जाती है वो क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर होता है। जिसके थ्रू करंट पास नहीं होती वो क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होगा। क्लियर? तो अब हम इनका करेंगे बेटे इन द लाइट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है बेटे, जो गुड कंडक्टर होगा उसमें करंट कब पास होगी, जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। जब उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा तो वो क्या होगा, वो अच्छा कंडक्टर होगा। जब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी। तो बेटे जो हमने मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया था लास्ट ईयर, जो हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये है सिल्वर। उससे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉपर, एल्यूमिनियम। फिर भी हम बेटे वायर, जो कनेक्टिंग वायर हमारे घरों में होते हैं, सिल्वर के क्यों नहीं बनाते? क्यों? सिल्वर से सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करती है। क्या रीजन है बताओ बेटे? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो फिर वो एकदम से करंट जब आता है तो फिर उससे हमारे जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो एक्सप्लोड कर सकते हैं। नहीं बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, करंट अच्छी ज्यादा पास होगी। बेटे मेन, जब देखो ध्यान रखो बेटे, जब करंट ज्यादा पास होगी तो हीट कम जनरेट होगी। जब करंट कम पास होगी तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। क्लियर? हाँ। तो सिल्वर के क्यों नहीं बनाते बेटे? क्योंकि सिल्वर क्या होता है, बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है। यदि हमारे घर में हर तार सिल्वर का हो तो क्या होगा, लोग चोरी करने आ जाएंगे। होगा नहीं होगा? हाँ। जब बाहर सड़कों में मान लो सिल्वर के वायर लगे हो तो क्या होगा, चोरियां, लोग केबल ही खींच के ले जाएंगे। क्योंकि सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली मेटल होती है। बात समझ में आया? एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्लियर?
हाँ तो इसलिए क्या होते हैं, हमारे जो कनेक्टिंग वायर होते हैं या ट्रांसमिशन वायर होते हैं, वो किसके बने होते हैं, हमारे सिल्वर के बने हुए होते हैं, सॉरी कॉपर के या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब बेटे इसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर का मीनिंग क्या है बेसिकली, कि ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से तो कम है, गुड कंडक्टर से क्या है, कम है, लेकिन पुअर कंडक्टर से ज्यादा है। मतलब ये करंट को कंडक्ट तो करता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं जितना गुड कंडक्टर करता है। क्लियर हुआ? हाँ क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, गुड कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, अभी हमने नाइक्रोम वायर की बात की, वो भी क्या है, हमारा रजिस्टर है। जितने भी अलॉयज हैं जो हमारे हीटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो सब क्या है हमारे पास, वो रजिस्टर्स होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां भी हाँ हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है, रेजिस्टेंस को कहाँ बढ़ाना होता है, जहां हीट चाहिए। जैसे हीटर है, जैसे ओवन है, वहां हीट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, वहां पर हम इन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। इससे क्या होगा बेटे, कंडक्ट जो हमारा जो जो सर्किट है उसके अंदर बेटे करंट रिड्यूस हो जाएगी और वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। पुअर कंडक्टर क्या है, कि जिनका ज्यादा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर से। और इंसुलेटर वो होते हैं बेटे जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट इनफाइन रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। उसकी वजह से क्या है बेटे, उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। जैसे ड्राई एयर है, जैसे ड्राई वुड है, जैसे प्लास्टिक है, या जैसे हम घरों में स्विच वगैरह यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये सब क्या होते हैं बेटे, हमारे इंसुलेटर होते हैं। पढ़िए बेटे। Good conductor. An electric component of a given size that offers a low resistance is called good conductor, or those resistors which have very low electrical resistance are called good conductors. A good conductor allows electricity to flow through it easily. Best conductor of electricity silver, good conductor of electricity copper and aluminum. It registers two substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors, or an electrical component having some appreciable resistance is called a resistor. Example alloys like nichrome, manganese, and constantan or eureka. Resistors are used to make those electrical devices where high resistance is required. A resistor reduces the current in a circuit. Poor conductors, an electrical component of identical size that offers a high resistance is a poor conductor. Insulators, those substances which have infinitely high electrical resistance are called insulators. Example, rubber, wood, plastics, polythene, bakelite, thermocol gases, dry air at standard temperature and pressure. Air is an effective insulator, etc. आप बेटे थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेटे आपके पास ग्राफ पेपर है क्या? मामा जी अभी तो नहीं है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये? हाँ ओके। अब देखिए ये बेटे मैंने ग्राफ पेपर लिया हुआ है। अब देखिए बेटे इसको, ग्राफ को कैसे बनाएंगे। क्या दिया है बेटे, वैल्यूज ऑफ आई एंड वी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है बेटे, एक तरफ बी का और एक तरफ आई का कर लेना है। समझ में आया? हाँ देखिए यहाँ आपने लाइन बेटे, ये आपने एक लाइन ग्राफ में ये ड्रॉ कर लेना, और एक लाइन ग्राफ में अपने हाथ से ये ड्रॉ कर लेना। ये तो हमारे पास क्या है बेटे, आई ओ बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, आई ओ। क्लियर? ये हमारे पास एम्पियर लिखना है, यहाँ हमारे पास क्या लिखना है, ये वोल्ट हमको ये लिखना है। अब देखिए यहाँ बेटे हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मार्क करने पड़ेंगे रीडिंग। ये दो लाइनें हमने ड्रॉ कर ली बेटे ये। हाँ अब यहाँ हमको बेटे जो है पैरामीटर्स लिखने हैं इसके। पैरामीटर लिखने के लिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए आई हम एक्स एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, ये 0.5 1 2 3। ये बेटे देखो यहाँ पर हम 0.5 0.1 0.1 0.15
0.2, 0.25, 0.3, हाँ ये आ जाएगा बेटे। जैसे यहाँ हमने लिया 0.505, फिर हमने 0.1 लिया, डबल हो गया, ठीक है। फिर हम ये लिखेंगे 0.15, फिर यहाँ लिखेंगे 0.2, फिर लिखेंगे 0.25, यहाँ पे 0.3, यहाँ 0.35 और ये 0.4। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ये इतना हमने एम्पियर का ये ले लिया। अब बेटे ये हमारी वोल्ट है, वोल्ट में हम क्या करेंगे बेटे, 7 वोल्ट तक आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से लेंगे बेटे 1 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ लिख देंगे हम अपना स्केल लिख देंगे हम यहाँ पर बेटे ऑन एक्स एक्सिस। ये यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। बेटे हमारे पास 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 0.05 एम्पियर। क्लियर? 0.05 का हमने डिफरेंस दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ऑन वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 वोल्ट हमारे पास वाई एक्सिस पर। क्लियर? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे 0.05 पे 0.85 दिया है, तो 0.85 का मतलब क्या है बेटे, देखो ये हमारे पास, देखो यहाँ से हम करेंगे 0.123 इस तरीके से आएगा, तो बेटे 0.85, 0.9 और 8 के बीच में हमारे पास बीच में यहाँ आ जाएगा। ये देख रहे हैं पॉइंट बना रहा हूँ ये, हाँ 0.85 हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर? हाँ तो बेटे हमारा 0.1 पे 1.7 है, तो 0.1 पे हमें क्या करना है 1.7, तो देखिए 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट्स हैं, तो बेटे 7 पार्ट्स का मतलब क्या है, 7 पे जाकर के हमारा ये यहाँ पर हमारा ये 1.7 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब 0.2 पे हमारा 3.5 है, तो 0.2 है, और 3.5 क्या आएगा हमारा 3 और 4 के एग्जैक्टली बीच में, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा ये एग्जैक्टली बीच में हमारा ग्राफ पेपर पे यहाँ पर आ जाएगा 3.5। क्लियर हुआ? हाँ अब जो है हमारे पास बेटे एग्जैक्टली बीच में ये आ गया, मैंने ज्यादा कर दिया क्या, 1 2 3 4, 1 2 एक ऊपर है। नीचे वाला आएगा, नीचे वाला, ठीक है। अब ये देखिए बेटे 0.3 पे 5 है, 0.3 पे 5 ये तो हमारा स्ट्रेट अभी यहीं आ जाएगा, और फिर क्या बेटे हमारे पास 0.4 पे 6.8 है, तो 0.4 पे 6.8, तो ऊपर से 2 पार्ट्स नीचे कर दो, ऊपर से ये देख लेना बेटे, जो आप ग्राफ पेपर लो इसमें 1 यूनिट में 10 पार्ट्स होंगे तभी ऐसा कर सकते हो, ध्यान से। क्लियर? अब हमें क्या करना है बेटे, इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए। क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटे एक आधा पॉइंट लाइन के उधर निकल जाए, आप हाथ से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ये लगभग मेरे सारे पॉइंट्स लगभग लाइन पे ही आ रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। ये थोड़ी लाइन उल्टी हो गई है, यहां से आएगा बेटे, यहां से करना है ज्वाइन, ध्यान रखना बेटे, ठीक है। हमें 0 से ज्वाइन करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया बेटे। अब इस ग्राफ से क्या करना है हमको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। या तो हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, V/I हर एक के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए V/I क्या होगा, 0.85/0.5। इसके लिए क्या होगा 1.7/0.1। इसके लिए क्या होगा 3.5/0.2। इसके लिए क्या होगा 5/0.3। इसके लिए क्या होगा 6.8/0.4। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब ये बेटे पॉइंट से हटा देंगे तो ये 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 17 आ गया। ये पॉइंट हटा देंगे तो ये भी 17 आ गया। ये पॉइंट हटा देंगे तो ये बेटे 17.5 आ जाएगा। ये 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 16.367 हमारे पास आ जाएगा। ये हटा देंगे तो बेटे हमारे पास 17 आ जाएगा। तो आप देखोगे मोस्टली वैल्यूज क्या आ रही है, 17 आ रही है, नहीं आ रही है?
हाँ मामा जी। अब क्या करेंगे, चूंकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन क्या होगा हमारे पास, 17 प्लस 17 प्लस 17.5 प्लस 16.67 और प्लस 17 डिवाइडेड बाई 5। मीन ऐसे निकालते हैं, निकालते हैं बेटे। हाँ मामा जी। अब निकालना है इसका मीन कितना आएगा, ये 17 17 51 51 और 68.5 और 16.67 कितना आ जाएगा, ये 7 1 7 8 15 1 और 1 2 6 8 85.17 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा बेटे 17.3 और 4 ओम के आसपास से हमारा ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया कि नहीं आया बेटे, मुझे ये बताओ। हाँ मामा जी आ गया। आप लोगों ने नोट कर लिया? अभी कर रही हूँ। इसको नोट करने के साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नोट ठीक तो है। कर ही लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे तुमको पता रहेगा कैसे ग्राफ बनाना है ये। ठीक है ना? हो गया मामा जी। हो गया। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी बेटे, पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ मामा जी। बताइए क्या लिखा है क्वेश्चन में। How much current will an electric bulb draws from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 12,000 ohm? How much current will an electric heater क्या coil निकालना है, draw क्या है from? बेटे? करंट निकालना है। करंट निकालना है। हाँ जी, तो पहले वाले को कैसे करेंगे बताओ मुझे। इसमें हमें वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन I होता है, तो फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रख लेंगे, V की वैल्यू रख लेंगे, उससे I आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ बेटे, V दिया है हमारे पास 220 वोल्ट और R कितना दिया हमारे पास 1200 ओम। यस सुनो, हाँ मामा जी। तो क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? I is equals to V upon I। हाँ, तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। क्या करेंगे? यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R। हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 220 अपॉन 1200। तो क्या आएगा सॉल्व करके, तो बेटे 11/60 एम्पियर हमारे पास ये करंट आ जाएगा। क्लियर हुआ? और इसको डेसिमल में करना है तो 0.18 एम्पियर करंट, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी करंट आ गई। क्लियर? हाँ मामा जी। अब ऐसी नेक्स्ट वाला भी करेंगे, जरा नेक्स्ट वाला करो। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे बताओ जरा मुझे। हाँ मामा जी, सेम जैसे ऊपर की तरह वैसे ही करेंगे। I is equals to V upon I using ओम्स तो लॉ। V कितना हो गया है हमारे पास 220 वोल्ट, और R कितना है यहाँ पर हमारा, बोलो। ओम। 100 ओम। क्या है? 100 ओम। तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो क्या लगा देंगे बेटे हम, 220 अपॉन 100। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये कट गया तो 2.2 एम्पियर की करंट हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हुआ? इसको तेजी से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया मामा जी। ओके, पूरा नोट कर लिया? हाँ मामा जी। अच्छा, अब ये बेटे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पढ़ो। The period between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? देखिए बेटे, इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इट हैज टू मेथड्स। ठीक है, देखिए दिया क्या है, बेसिकली गिवन क्या है इसमें, देखिए बेटे क्या दिया हुआ है इसमें,
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1, क्या है हमारे पास 60 वोल्ट है। हेलो, हाँ करंट कितनी है बेटे 4 एम्पियर, हेलो I1 के हमारे पास 4 एम्पियर हो गई। अब क्या लिखा है बेटे, वाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। हमने क्या किया बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया, तो हमारे पास I2 कितना होगा। क्लियर है ना। पर मामा जी इसमें तो ये कहा है कि V1 जो है वो 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया है, तो फिर नहीं V2 बेटे, तो 120 का इंक्रीज होगा ना। टू 120 वोल्ट नहीं, इंक्रीज टू मतलब 60 से 120 कर दिया है बेटे, डबल कर दिया है हमने। समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये नहीं लिख दिया है कि इंक्रीज बाई होता तो 180 वोल्ट हो जाता, इंक्रीज टू मतलब 120 वोल्ट अब कर दिया है। क्लियर हुआ। हाँ अब देखिए बेटे, पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट वे क्या है इसका, फर्स्ट मेथड देखिए बेटे, देखिए हमारे पास हम आर निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई। हाँ बेटे V अपॉन आई से आर निकालो तो क्या आएगा 60/4, तो कितना है बेटे 15 ओम आया, नहीं आया करंट रेजिस्टेंस हमारे पास। क्लियर हुआ। हाँ मामा जी। अब इस आर का यूज यहां करेंगे, तो I2 इक्वल टू क्या होगा V2 अपॉन आर, क्योंकि आर तो सेम रहेगा हमारे पास, तो 120/15 तो ये 8, तो हमारे पास 8 टाइम्स आएगा, तो 8 एम्पियर की करंट हमारे पास ही आ रही। क्लियर हुआ। हाँ मामा जी। एक और तरीका है, सेकंड मेथड क्या है बेटे, देखिए V1 इक्वल टू IR1 I1R, और V2 इक्वल टू क्या होता है I2R। सिंस R इज सेम, R सेम क्यों है, एज हीटर इज सेम। बेटे हीटर सेम है तो आर भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 अपॉन I2 हमारे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लिया दोनों। क्लियर, क्योंकि R से R क्या होगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। हाँ मामा जी। अब इसमें क्या करना है, V1 अपॉन V2 का मतलब क्या है बेटे, हमारे पास 60/120 इक्वल टू I1 के हमारे पास 4/I2। ये डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4, I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एम्पियर की हमारी ये करंट आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं। चाहे तो बेटे इस मेथड से निकाल लो, चाहे ऊपर वाले मेथड से निकाल लो, दोनों मेथड हाथ एक ही है। ऊपर वाले में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होंगी, नीचे वाले में कैलकुलेशन क्या होंगी, थोड़ी कम होगी। क्लियर। हाँ मामा जी। इसको नोट कर लो फटाफट से। मामा जी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन देखिए, करिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं। हाँ जी बच्चे, जरा देखिए और करिए जरा। बेटे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहे हैं मामा जी। मामा जी इसका मेरा आ रहा है 4800 ओम। क्या आ रहा है बेटे, 4800 ओम। 4800 ओम आंसर आ रहा है। ओके लेट्स चेक इट। देखिए व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हमारे पास 12 वोल्ट है, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो I क्या हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एम्पियर में। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हमारा हो जाएगा। ये किया है कि नहीं आप लोगों ने। क्या है मामा जी। वेरी गुड। तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन I, तो मतलब 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ हमारा ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.5, तो ये पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और लग जाएगा। तो मतलब क्या है बेटे, 120 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा ये, 5 5 जा 25, 2 जा 10, 4। ओके 4800 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया नहीं हो गया ये।
हाँ मामा जी। ओके, चलिए अब देखिए बेटे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे, अब हमारे पास बेटे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए इसमें क्या आएगा हमारे पास, अभी मैंने आपको क्या बताया बेटे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था कि B अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है बेटे? R होता है। जब ये कांस्टेंट है तो फिर इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटे? ध्यान रखना ये कांस्टेंट है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं बेटे। अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस इज कांस्टेंट। तो क्या है वो कंडीशंस, वो हम बात करते हैं। पहला होता है बेटे लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है पहला? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यू कैन से वायर। और इसमें क्या है बेटे, आर जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मतलब क्या है बेटे, जो हमारा रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है बेटे, यदि हम लेंथ लें और यहाँ रेजिस्टेंस लिख लें तो मतलब क्या है बेटे, लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हमारा कम होगा। मतलब क्या है, यदि लेंथ को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हमारा डबल। लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हमारा ये हाफ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिस वायर की लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब दूसरा क्या आता है बेटे हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग है कि जैसे आप ये देखो, जैसे ये पेन है, जो पेन की थिकनेस है, जो पेन की क्या है? थिकनेस। तो ये जो आप देखो पेन क्या मेरा सिलेंड्रिकल बेस है कि नहीं? हाँ। तो ये जो सिलेंडर का जो बेस का जो एरिया है वो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। आप ऐसा मान सकते हो जैसे हम कोई चीज खीरा वगैरह काटते हैं तो उसकी गोल गोल स्लाइस काटते हैं, नहीं काटते हैं? और वो गोल गोल स्लाइस क्या होती है बेटे? वो एक सर्कल जैसी बन जाती है। तो सर्कल का जो एरिया है दैट इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब ये डिपेंड करेगा वायर की शेप क्या है। ये वायर मोस्टली सिलेंडर शेप के होते हैं तो हम सर्कल का एरिया यहाँ पर हम ले रहे होंगे। यदि वायर किसी और शेप का है तो हम फिर उस बेस का एरिया लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है बेटे, वायर क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? थिकनेस भी हम इसको बोल दें। क्लियर हुआ कि नहीं? बेटे आर क्या है हमारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है बेटे कि यदि एरिया बढ़ेगा मतलब वायर मोटा होगा तो करंट क्या करेगी? जल्दी से फ्लो करेगी। यदि वायर पतला होगा तो करंट क्या होगी? देरी से फ्लो करेगी। आप इसको ऐसा मान सकते हो बेटे कि जैसे कि एक पतली गली है और एक मोटी गली है। देखते हैं ना, कई कई गलियां बहुत पतली होती हैं और कई कई गलियां बहुत मोटी होती हैं। होती है नहीं होती है बेटे? मैं क्या बोल रहा था बेटे कि कुछ गलियां क्या होती हैं? बहुत पतली होती हैं, कुछ गलियां क्या होती हैं? बहुत चौड़ी होती हैं। तो किस गली में निकलना आसान होता है, पतली गली में या चौड़ी गली में? चौड़ी। चौड़ी गली में। ऐसी क्या मतलब क्या है बेटे, चौड़ी गली में क्या हुआ? वहां पर एरिया बढ़ गया। ऐसी वायर है, वायर मोटा होगा, थिकनेस ज्यादा होगी, उसका एरिया बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिल गया जल्दी से जाने के लिए। पतला होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम स्पेस मिला तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इसको बोलेंगे। तो हम इसको लिखें यहां पर, जैसे थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो बेटे क्या होगा बेटे, यदि हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। और इसको हम डबल कर देंगे तो एरिया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा हाफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब बेटे यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/3 कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
बोलो बेटे, एकदम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/3 कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बेटे? 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। और यदि हम बेटे इसको 3 टाइम्स कर दें एरिया ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ। तो मतलब क्या हुआ बेटे कि एक पतला और लंबा वायर, पतला और लंबा वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। मोटा और छोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। मतलब क्या है कि जब हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? पतला और लंबा वायर लेते हैं, मतलब थिन एंड लॉन्ग वायर। और जब हमको रेजिस्टेंस कम करना हो तो हम शॉर्ट एंड थिक वायर लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर शेप होती है। तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्लियर कि नहीं? कि नहीं? ऑफ सर्कल बेस। समझ में आया कि नहीं आया? सिलेंड्रिकल वायर के लिए। तो यहाँ पर आर क्या बेटे? रेडियस हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? हमारे पास बेटे देखो, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/a होता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? 1/πr स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अब पाई क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? आर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया। मतलब क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस ये होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए बेटे, अब देखिए क्या है बेटे, हमारे पास R इक्वल टू क्या है? d/2 होता है। यहाँ पर d क्या है हमारे पास? डायमीटर है। तो हम क्या करेंगे बेटे? R प्रोपोर्शनल टू 1/d/2 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या आ गया बेटे? R प्रोपोर्शनल टू 4/d स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि d²/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा। 4 क्या है हमारे पास? क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? R प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब क्या है बेटे? हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है बेटे, रेडियस और डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बेटे रेडियस या डायमीटर, देखिए जितनी रेडियस चेंज होगी उतना ही डायमीटर चेंज हो जाएगा, या मतलब ये कह सकते हैं जितना डायमीटर चेंज होगा उतनी रेडियस चेंज हो जाएगी। एरिया कितना चेंज होगा और इससे रेजिस्टेंस हमारा कितना चेंज होगा बेटे? मान लो बेटे रेडियस को हम डबल कर दें तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा हमारा बेटे? रेडियस को डबल करने, एरिया कितने टाइम होगा डबल करने पे बेटे? 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा एरिया। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। क्योंकि बेटे A इक्वल टू πr स्क्वायर होता है, नहीं होता है? डबल कर दिया था, इसका मतलब एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बेटे रेजिस्टेंस को बेटे हम रेडियस को हाफ कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करना है हमको। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मान लो बेटे रेजिस्टेंस को हमको डबल करना हो, क्या करना हो? रेजिस्टेंस को डबल करने के लिए इसका मतलब एरिया क्या करना पड़ेगा? हमको हाफ करना पड़ेगा। या एरिया हाफ करना पड़ेगा तो रेडियस कितने टाइम्स चेंज करनी पड़ेगी बेटे? रेडियस को हमें 1/√2 टाइम्स हमको चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 1/√2 का क्या होगा? स्क्वायर 1/2 होगा एरिया, और उसका जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? डबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये रेजिस्टेंस को हमको 3 टाइम्स करना है।
तो एरिया को हमको 3 टाइम्स करना, एरिया को क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या करना पड़ेगा, 1/√3 टाइम्स हमको करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मैम। अब तीसरा होता है बेटे हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या है बेटे, यदि मटेरियल चेंज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है बेटे, यदि मान लीजिए 2 वायर हैं, सेम लेंथ के हैं और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। मतलब थिकनेस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक वायर कॉपर का है और दूसरा वायर मान लीजिए बेटे हमारा नाइक्रोम का है। तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे, अलग अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। तो मटेरियल के अकॉर्डिंगली भी क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। और चौथा बेटे फैक्टर होता है हमारा पास टेम्परेचर। बेटे टेम्परेचर क्या होगा, ये बेटे कंडक्टर्स में जो वायर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं बेटे, मेटल जो होती हैं, मेटल में हम बात करें बेटे, मेटल में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उनके कॉलिजन्स आपस में क्या होते हैं, उनके बढ़ जाते हैं। कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इनका बढ़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो हमारे पास 4 फैक्टर हो गए। पहला हमारे पास बेटे लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर बेटे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। इसको रीड करो, पढ़िए बेटे। Factors affecting resistance. Resistance of a conductor depends upon a length of the wire L, that is R is directly proportional to L. That is, resistance of a conductor is directly proportional to its length. Length of a conductor doubles, resistance double. Length of conductor half, resistance half. The area of cross section of the conductor, that is thickness of conductor. R is inversely proportional to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे बेटे। area of cross section, that is resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. Thickness of conductor, area of cross section double, resistance half. Thickness of conductor half, resistance double. A thick wire has less resistance and a thin wire has more resistance. So a short length of thick wire is used for getting low resistance. A long length of thin wire is used for getting high resistance. Area of cross section of a wire is pi r square. R is inversely proportional to r square, where r is the radius of wire. R is equals to d upon 2, where d is the diameter of wire. So R is inversely proportional to d square, where d is the diameter of wire. So a resistance of wire is inversely proportional to the square of its diameter or radius. Diameter, radius of wire double, resistance 1/4, and diameter or radius of wire half, resistance 4 times. C. Nature of material of the conductor. D. Temperature of the conductor. Resistance of all pure metal increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature. Reason: with the rise in temperature of the conductor, number of collisions suffered by free electrons in the conductor increases. Hence, resistance of the conductor increases with rise in temperature. समझ में आया बेटे? नहीं तो अब ये रेजिस्टिविटी है, इसको बेटे हम परसों करेंगे, ठीक है ना? आज हम यहीं तक ही करेंगे, रेजिस्टिविटी को हम परसों करेंगे, अब सैटरडे को। और बेटे जरा होमवर्क लिखो अपना।